आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता दानिश इकबाल। उनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर सविता पारीक सामयिक चर्चा में आपका स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में गंभीर विचार विमर्श के बाद यह विधेयक पारित हुआ है। इससे पहले इस विधेयक के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 38 बैठकें की, 284 स्टेक होल्डर्स बनाए गए, 100 से ज्यादा घंटों तक चर्चा हुई और 1 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन सुझाव इस विधेयक के लिए प्राप्त हुए। इन सब पर मंथन के बाद यह बिल तैयार किया गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून का रूप लेगा। श्रोताओं, क्या है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और इससे मुस्लिम समुदाय को क्या कुछ फायदा होगा? ऐसे ही कई बिंदुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दानिश इकबाल। इकबाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को धन्यवाद। इकबाल जी, वक्फ संशोधन बिल पर बात करने से पहले आपसे हम जानना चाहेंगे वक्फ के बारे में। आखिर वक्फ क्या है और क्या है इसकी अवधारणा? जी बिल्कुल, देखिए वक्फ का जो निर्माण किया गया था वो जो भारत के अंदर जो संपन्न परिवार के जो मुसलमान थे, उन्होंने इस मुसलमान के जो गरीब लोग थे, जो पसमानदा लोग थे, जो पिछड़े अति पिछड़े लोग थे, उनके लिए अपने संपत्ति को पवित्र दान किया था ताकि उनकी जिंदगी में इस दान की गई संपत्ति के माध्यम से बदलाव आ सके। जो गरीब हैं, जो इस समाज की बेवा महिलाएं हैं, यतीम बच्चे हैं, जो मिस्कीन हैं, उनके लिए वक्फ का निर्माण किया गया था। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि वक्फ जो है वो किसी भी प्रकार से इस्लामिक कोई बॉडी नहीं है। वक्फ जो है किसी भी प्रकार से शरिया नहीं है। वक्फ सामाजिक और आर्थिक विषयों का जो है किसी प्रकार से एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए, उसके अंदर पारदर्शिता लाने के लिए इस बोर्ड का निर्माण किया गया ताकि जो गरीब जरूरतमंद पसमानदा मुसलमान है उन तक डायरेक्ट इसका फायदा पहुंच सके। लेकिन 70 वर्षों में इसका दुरुपयोग हुआ। लगातार इसके पास जो जमीनें हैं वो इस देश के अंदर रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा 9,60,000 एकड़ जमीनें हैं, लेकिन उसकी जो सालाना आय वो दिखलाते हैं वो सिर्फ 1200 करोड़ रुपया है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार 2007 में बताया गया था कि इसकी आमदनी 12,000 करोड़ रुपया होनी चाहिए थी और अब तो 2025 में लगभग मुझे लगता है कि 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी होनी चाहिए। लेकिन अब तक इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं था, किसी प्रकार की इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी और पूरी तरह से वक्फ के माफियाओं ने और दलालों ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लूटा और इस पर जिसका हक था उनको इसका हक नहीं मिला। जी, वक्फ के कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद हम आपसे जानना चाहेंगे इकबाल जी, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के मकसद के बारे में। आखिर जो मौजूदा एक्ट है हमारे पास वक्फ का, वो 1995, उसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? देखिए, वक्फ का निर्माण, जो बोर्ड का निर्माण, वो नेहरू जी की सरकार में हुआ और उसके बाद लगातार 1995 में और 2013 में इसका अमेंडमेंट किया गया। 2013 में मनमोहन जी की सरकार ने जो अमेंडमेंट किया वो पूरी तरह से तुष्टीकरण पर आधारित था। वो पूरी तरह से जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है उससे प्रभावित था और उसमें पूरी शक्ति जो है वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। इतनी शक्ति दे दी गई थी उस अमेंडमेंट के माध्यम से कि वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति के जमीन पे अपना कब्जा जो है ठोक सकता था और उसके बाद वो सीधा जमीन और वो प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस विषय को लाया और अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि आप अमेंडमेंट के माध्यम से 2013 में जो कानून बनाया उसका गलत दुरुपयोग इस देश के अंदर वक्फ के संचालन करने वाले लोग लगातार कर रहे थे और वक्फ का जो निर्माण जिन लोगों के लिए हुआ था वहां तक उनका फायदा नहीं पहुंच रहा था। जी, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं इकबाल जी। इस संशोधित विधेयक में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं जो इसे पिछले कानून की तुलना में, जो 1995 एक्ट है, उसकी तुलना में ज्यादा ट्रांसपेरेंट और हितधारकों को सशक्त बनाते हैं? इसके फायदों के बारे में भी विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्टेक होल्डर्स और जो मुस्लिम भाई बहन है उसको इस कानून के लागू होने से फायदा होगा? ये सबसे बड़ा बदलाव ये है कि वक्फ बोर्ड जो अब तक चल रहा था वो 2 प्रकार से कार्य कर रहे थे। एक तो वो जो रियल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज थी उसको वो बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़े भू माफियाओं को बेच दे रहे थे
और सीधे पैसा उनके डायरेक्ट पॉकेट में जा रहा था। तो एक तो अब जो कानून आया है उससे कोई भी वक्फ का संचालन करने वाला या वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष वो किसी भी भूमाफिया या प्रॉपर्टीज डीलर को या किसी भी कॉर्पोरेट कंपनीज को वक्फ की जमीन बेच नहीं पाएगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड जो है दूसरे के जमीनों पे जो कब्जा कर रहा था, अब इस कानून के माध्यम से वो किसी के जमीन को कब्जा नहीं कर सकता है, चाहे वो। और उसमें देखिए सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अब जो वक्फ बोर्ड के अंदर जितने केसेस चल रहे हैं, 40,000 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, उसमें 10,000 से ज्यादा मुसलमानों के केसेस हैं। ये वक्फ बोर्ड वालों ने मुसलमानों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। तो जो लुटेरे होते हैं, जो चोर होते हैं, वो किसी को जात धर्म नहीं देखते, वो सभी प्रकार के समाज के लोगों को का जो है लूट करते हैं, और मुसलमान का भी उन्होंने लूट किया। इसलिए इस कानून के बाद जो है अब कोई भी वक्फ किसी भी संपत्ति को नहीं लूटेगा। दूसरा, इस कानून के माध्यम से जो मुस्लिम समाज के पिछड़े और पासमानदा समाज के लोग हैं उनकी भी भागीदारी इस वक्फ बोर्ड में सुनिश्चित होगी। महिलाओं की भागीदारी भी इस वक्फ बोर्ड के अंदर सुनिश्चित होगी। और क्योंकि 70 वर्षों में ये वक्फ बोर्ड पूरी तरह से फेल हुआ पारदर्शिता लाने में, इसको संरक्षण करने में और जरूरतमंद तक इसकी जो फायदे हैं उसको पहुंचाने में, इसलिए इसमें जो गैर मुस्लिमों का भी प्रावधान दिया गया है ताकि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो सके, पूरी तरह से पारदर्शिता हो सके, और जो जरूरतमंद है, जो अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उन तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का जो है वो फायदा पहुंचे। और देखिए जब ये बिल बन करके कानून का रूप लेगा तो निश्चित तौर पर 70 वर्षों में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिम समाज की जो गरीब बेवाएं हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, उनके सर पर छत मिलेगा वक्फ बोर्ड के पैसे के माध्यम से। उनके बच्चे को तालीम दी जाएगी वक्फ बोर्ड के पैसे से, उनके लिए अस्पताल बनाए जाएंगे वक्फ बोर्ड के पैसे से। जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जो पसमानदा हैं, उनके जीवन में बदलाव आएगा। जब 20,000 करोड़ से ज्यादा इस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के माध्यम से आमदनी आएगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ी रकम है, और इस बड़ी रकम का जब सही उपयोग होगा तो हमारे समाज के गरीब, पासमानदा, पिछड़े, अति पिछड़े, जरूरतमंद मुसलमानों की जिंदगी में बदलाव आएगा। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने बताई कि जो ये पिछड़े वर्ग हैं मुस्लिम समुदाय के, उनकी जिंदगी में एक उम्मीद लेकर आएगा ये विधेयक, और इसको नाम भी उम्मीद दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि इस विधेयक में महिला सशक्तिकरण की भी बात की गई है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी, खासकर इनहेरिटेंस राइट की भी ये विधेयक बात करता है। इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि किस तरह से ये इनहेरिटेंस राइट्स है और मुस्लिम महिलाएं किस तरह से इससे अब तक महरूम रहती रही हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड में दान के नाम पर कुछ लोग जो थे वो अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फुल औलाद कर देते थे ताकि उनकी संपत्ति का जो वारिस है वो लगातार उनका बेटा ही रहे, उनके परिवार के लोग ही रहें। और खासकर तब ये लोग करते थे जब अपनी बेटी को अपनी संपत्ति से उनको हिस्सा नहीं देना होता था, तो इसलिए वो वक्फुल औलाद कर देते थे और फिर खुद उस संपत्ति का मालिक बन जाते थे और उसका पूरा पैसा उपयोग करते थे। लेकिन अब इस बिल के माध्यम से जब ये कानून का रूप लेगा तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति दान करने से पहले अपनी बेटी का हक अदा करना पड़ेगा। वो अलग विषय है, अगर बेटी माफ कर देती है, अगर संपत्ति में हिस्सा लेना नहीं चाहती है तो अलग विषय है। तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको जब संपत्ति में हिस्सा मिलेगा तो वो सशक्त होंगी, आर्थिक तौर पर मजबूत होंगी। एक विषय ये। दूसरा विषय, इस कानून में जो हमने 2 महिलाओं को पूरी प्रबंधन जो कमेटी होगी, जो मैनेजमेंट होगी, उसमें हमने जोड़ने का काम किया है। इससे जो महिलाएं हमारी हैं उनकी भागीदारी वक्फ बोर्ड में जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी और महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण हमको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हर एक अमेंडमेंट का एक एक जो इसके अंदर जो भी चीजें लाई गई हैं वो निहायत ही जरूरी थी। और अगर अब इस अमेंडमेंट को नहीं लाया जाता तो शायद जो कुछ भी बचा हुआ वक्फ की प्रॉपर्टीज थी या वक्फ के जो पैसे थे वो शायद ना बच पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा कोई कदम किसी सरकार ने उठाया है, खासकर मुस्लिम, गरीब, गुरबा, पसमानदा, यतीम, बेवा, मिस्कीन के लिए, कि जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन लोगों के खिलाफ जाकर के ये कदम उठाया गया है जो लोग वक्फ बोर्ड के पैसे को लूट रहे थे, जो वक्फ बोर्ड के पैसे की दलाली कर रहे थे और लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे कि किसी प्रकार से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो सके। लेकिन सरकार और पूरी एनडीए और नीतीश कुमार जी का जो समर्थन है वो सराहनीय है। उन्होंने बिल्कुल किसी भी प्रकार के प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे नहीं झुके और पासमानदा समाज और जो हमारे पिछड़े मुसलमान हैं उनके हक हकूक के लिए इस बिल का समर्थन किया। जी, अब इस बिल में पारदर्शिता और जवाबदेही की भी बात की गई है। दानिश जी, वो क्या प्रावधान है जो इस बिल को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं और डिजिटलीकरण से क्या भ्रष्टाचार पर और भी जो सुधार हैं उन पे किस तरह से हम लोग मददगार साबित होंगे इस बिल के लिए?
देखिए, जितनी बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, 2007 में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि इनकी जो आय है वो 1200 करोड़ रुपए, और उसके बाद 2024 आते आते ये पैसे की जो रकम है वो लगातार कम होती गई। तो आप यकीन मानिए कि जिस संस्था के पास 9,60,000 एकड़ की प्रॉपर्टीज हो, उसकी जो आमदनी है वो कम कैसे हो सकती है। और मैं बार बार पूछ रहा हूं इन लोगों से कि आप एक भी संस्था बताइए जो वक्फ बोर्ड के पैसे से चलता हो, एक भी एजुकेशन सिस्टम बताइए जो वक्फ बोर्ड के पैसे से चलता हो, एक भी हॉस्पिटल पूरे हिंदुस्तान में बताइए जो वक्फ बोर्ड के पैसे से चलता हो, एक भी बच्चे को तालीम की व्यवस्था बताइए कि वक्फ बोर्ड के पैसे से बच्चे को तालीम दी जा रही हो। पूरी तरह से ये निष्क्रिय था, पूरी तरह से ये करप्शन का अड्डा था, लूट का अड्डा था। और इसके अंदर चाहे उसके मुतवल्ली हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे अध्यक्ष हो, सबने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लूटा और इसको बड़े कॉर्पोरेट और भू माफियाओं को बेचा। लेकिन जब ये कानून आ जाएगा तो एक तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि ऑनलाइन पोर्टल होगा। अगर कोई व्यक्ति वक्फ की संपत्ति को दान करता है तो पूरी जानकारी पोर्टल पे मौजूद होगी कि उस व्यक्ति ने कितनी संपत्ति दान की है, उस संपत्ति की वैल्यूज क्या है, और उस संपत्ति से जो पैसे आ रहे हैं कितने आ रहे हैं और खर्च कहां हो रहा है। तो पूरी की पूरी पारदर्शिता आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिखेगी। दूसरी जो इसकी बोर्ड की जो मैनेजमेंट बनाई गई है, जो बोर्ड के अंदर जो लोग होंगे, अलग अलग समाज के लोगों को इसमें लाया गया है। और खासकर देखिए, इस देश के अंदर 75% से ज्यादा जो मुसलमानों की आबादी है वो पसमानदा मुसलमानों की आबादी है, और उनकी भागीदारी हमेशा शून्य रहती थी। सरकार ने जो पिछड़े मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है, उनको भी मौका दिया है इस बोर्ड के अंदर। तो निश्चित तौर पर अलग अलग समाज के लोग आने से, और जो हमारे जो उप समूह है मुस्लिम समाज के, आगा हो गए या बोहरा कम्युनिटी हो गई, अलग अलग समाज के लोग हैं, उन लोगों की भागीदारी भी इसमें दी गई है। तो निश्चित तौर पर जब एक सशक्त कानून बना है तो आप यकीन मानिए कि इसमें पारदर्शिता होगी, और इसकी जो भलाई के लिए जो काम किए जाएंगे वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। जी, कार्यक्रम के आखिर की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये जो विधेयक है ये हेरिटेज साइट और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों की भी सुरक्षा करता है। तो इस बारे में हमारे श्रोताओं का आप ज्ञानवर्धन करें कि किस तरह से ये दोनों चीजें इस कानून के माध्यम से मिल पाएंगी। बिल्कुल, देखिए, बहुत से ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे देश के अंदर जहां पे ये लोग कहते हैं कि वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ, लेकिन हैदराबाद में 1350 वक्फ संख्या नंबर है, और वहां पे जो जमीन थी, जो प्रॉपर्टीज थी, वो हेरिटेज की जमीन थी। और उस हेरिटेज की जमीन को इन लोगों ने जो है एक बड़े 5 स्टार होटल को उन्होंने जो है जमीन को बेच दिया, और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सब मिले हुए हैं इसमें, सबके सबको पैसे पहुंच रहे हैं। तो जब ये कानून आएगा तो जो हेरिटेज है या और भी जो दीगर जमीनें हैं, दीगर जो प्रॉपर्टीज हैं, उन सब का संरक्षण हो पाएगा। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें की वक्फ बोर्ड ने दूसरे लोगों की प्रॉपर्टीज को हथिया लिया है, तो उन लोगों को भी उनसे निजात मिलेगा। वक्फ बोर्ड के जो काले कारनामे थे, दूसरे को प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड की जो बनाने के ये लोग कार्य कर रहे थे, उससे भी उनको निजात मिलेगा। तो ये कानून पूरी तरह से सभी लोगों को दो फायदा पहुंचाने वाला है। कार्यक्रम के आखिर में दानिश जी आपसे जानना चाहेंगे विरोध के बारे में, क्योंकि ये विधेयक आ रहा है, कानून का रूप लेने जा रहा है, लेकिन इसका विरोध भी एक तबका है जो करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जानना चाहेंगे ये जो विरोध है इसमें कितनी सच्चाई और कितना दम है। देखिए, ये विरोध करने वाले वही लोग हैं, चंद कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, चंद कुछ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलाल हैं, चंद कुछ काला पट्टी बांध करके काले कौवे की तरह गरीब मुसलमानों के हक और हकूक को नोचने वाले लोग हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार जी के ऊपर भी प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की। एक्चुअल में इन लोगों का विरोध का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनकी दुकानों पे नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगाने का काम किया है। ये वही लोग हैं जो धारा 370 पर भी विरोध कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक पर भी विरोध कर रहे थे, और ये वही लोग हैं जो आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पे भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो विरोध है वो पूरी तरह से जो है गैर संवैधानिक है और गैर इस्लामिक है। इस्लाम के अंदर ट्रिपल तलाक का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रिपल तलाक की पैरवी कर रहे थे। इस्लाम के अंदर, पूरे कुरान के अंदर वक्फ का एक भी जिक्र नहीं है, उसके बाद ये वक्फ को इस्लामिक बता रहे हैं। तो जितनी भी गैर इस्लामिक, गैर संवैधानिक चीजें उसको वो इस्लामिक बताते हैं और संवैधानिक बताते हैं, और उसके बाद मुसलमानों को इस्लाम का डर दिखा करके जो है विरोध करते हैं। लेकिन अब ये जमाना कुछ और है। ये वो जमाना था जब राजीव गांधी की सरकार में ये लोग तुष्टिकरण करा ले जाते थे, अपीजमेंट करा ले जाते थे, और उसके बाद जो है शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा दिया था। लेकिन ये जमाना नरेंद्र मोदी
मोदी जी और नीतीश कुमार जी का है। इस जमाने में जो पासमानदा हैं, जो मुस्लिम गरीब और जरूरतमंद हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रतिबद्ध सरकार है। इसलिए इस जो विरोध हो रहा है उसका कहीं कोई जमीनी स्तर पे कोई अस्तित्व नहीं है, और खासकर मुस्लिम समाज के बीच में ये लोग बिल्कुल शून्य है, कोई वैल्यूज नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज अब जागरूक हो रहा है, वो समझ रहा है चीजों को, और उसे मालूम है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जब कानून का रूप लेगा तो यकीनन जो गरीब महिलाएं हैं, यतीम हैं, बेवा है, मिस्कीन है, उसको सीधा इससे फायदा होगा और उनकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। और के लिए हम उम्मीद करते हैं कि जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है, जिसे उम्मीद नाम दिया गया है, ये इस मुस्लिम समुदाय के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।